नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवधेश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से आप परेशान हैं तो लाजमी है कि आपको इस बात की जानकारी भी हो कि डीजल की कीमत का नया रिकॉर्ड बना है। पेट्रोल की कीमतों को पीछे करके इसे आप जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि डीजल महंगा होने का सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। पेट्रोल तो पेट्रोल है, पैसे तो लगते ही हैं, तो दिक्कत तो हो रही है। पेट्रोल अब डीजल के बराबर हो गया तो दिक्कत तो आ रही है। तो बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे बढ़ेगा रेट तो कैसे काम चलेगा? हम लोगों की इतनी आमदनी भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 70 था, अब 80 के ऊपर चला गया है। किसानों को बहुत ये इतिहास ही है कि देश की राजधानी में पेट्रोल सस्ता हो गया है और डीजल महंगा। पिछले 18 दिनों से लगातार बढ़ रहे दामों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगा दी है, जिसमें आम आदमी और उसकी जेब झुलस रही है। 18 दिनों से लगातार बढ़ोतरी का नतीजा है कि पेट्रोल 8.5 रुपए और डीजल 10 रुपए 58 पैसे महंगा हो चुका है। हालांकि बुधवार को पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन डीजल के दामों में 48 पैसे का इजाफा हुआ। ये कीमत दिल्ली में बढ़ी, जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स के हिसाब से दरें अलग हैं। तेल का ये खेल बार बार समझाने से समस्या का हल निकलने वाला नहीं है, लेकिन समझना ये आपको जरूर है कि डीजल महंगा होने से आखिर आपको क्या नुकसान होने वाला है। डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाएंगे। किराया बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी। माल ढुलाई महंगी होने से चीजों के दाम बढ़ेंगे। थोक के दामों में बढ़ोतरी से खुदरा कीमतें बढ़ेंगी। इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा। यही वजह है कि अब इसे लेकर ट्रांसपोर्टर भी विरोध जताने लगे हैं। आज की डेट में डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है और इसकी वजह से हमें माल भाड़े में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास माल बुकिंग आती है तो हम उसे रोज़ का रेट नहीं देते। हमारा रेट कम से कम 1 महीने 2 महीने तक का रेट एक फिक्स होता है, लेकिन डीजल के प्रतिदिन भाव बढ़ने की वजह से हमें मजबूरन होकर अपने रेट प्रतिदिन बढ़ाने पड़ेंगे, प्रतिदिन खोलने पड़ेंगे। सिर्फ मेरठ ही नहीं, बल्कि कानपुर के ट्रांसपोर्टर भी डीजल और पेट्रोल के रेट में लगातार इजाफे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यहां के ट्रांसपोर्टर भी ये मानते हैं कि अभी कोरोना काल में डिमांड कम है, इसलिए महंगाई का असर दिख नहीं रहा है। जबकि दामों में इजाफा इसी तरह होता रहा तो 1 महीने के बाद इसका असर साफ महसूस किया जाएगा। जब 3 महीने बाद अगस्त के बाद EMI स्टार्ट हो जाएंगी और डीजल की पेमेंट भी हमको देनी पड़ेगी आज 10 रुपये के बढ़े रेट से, क्योंकि आज का डीजल जो हम लोग ले रहे हैं उसका पेमेंट हमको देना है 1.5 महीने बाद। तब जब स्थिति आएगी, जब पैसा देना पड़ेगा जेब से, उस समय जो हालात होंगे वो सरकार भी नहीं समझ सकती और हम लोग तो समझ चुके हैं इस चीज़ को। इसमें अच्छे मोटर ऑपरेटर, अच्छे ऑपरेटर फेल हो जाएंगे। वैसे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का लगातार बढ़ना बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बाकायदा इसे लेकर यूपी और उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज किया है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। इसमें राहुल ने कोरोना की रफ्तार से डीजल और पेट्रोल की कीमतों का मुकाबला दिखाने की कोशिश की है। साथ ही लिखा है, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। वहीं उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। मेरी राज्य सरकार से अपील है वो अपना एक्साइज ड्यूटी वापस ले ले, ताकि पेट्रोल डीजल के काम कुछ कम हो सके। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, आमदनी है नहीं, नौकरियों से लोग बाहर निकल रहे हैं और पेट्रोल डीजल के बगैर काम नहीं चलता। स्कूटर से जाएंगे, सेवा पर जाएं या अपने काम से आएं, तो पेट्रोल डीजल के काम दाम बढ़ने से
सभी खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गए, पूरे ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, तो दाल के, तेल के, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां भगत सिंह यूथ ब्रिगेड और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका तो तीखी नोकझोंक हो गई। बहरहाल इन सारे विरोध प्रदर्शन से अहम है कीमतों में बढ़ोतरी, जिसका असर आपके बजट पर दिखना तय माना जा रहा है। आज नहीं तो कल आपकी भी चिक चिक हो सकती है मंडी में अनाज और सब्जी के, या फिर घर में पत्नी से। मेरठ से बलराम पांडे और कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं नेपाल के साथ नाजुक हो चले रिश्तों में एक और संकट गहराया है सीमा पर। नई चुनौतियों को लेकर, जिसमें अब नो मैंस लैंड पर कब्जे और सीमा मिटाने जैसी शिकायतें जुड़ने लगी हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। गलवान के हालात पर भले ही चीन के साथ रस्साकशी में कुछ कमी आई हो, लेकिन रफ्तार रफ्तार नेपाल हिंदुस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी साजिशों का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस दायरे में वो न केवल हिंदुस्तान की जमीन पर निगाह गड़ाए है, बल्कि रिश्ते नातों की जरूरतों पर भी। नक्शे के जरिए हिंदुस्तान के हक पर डाका डालने वाले नेपाल में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस तरह चलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी देश के लोगों के सामने हैं। लेकिन अब जो साजिशें नेपाल कर रहा है, उससे ये शक गहराता जा रहा है कि वाकई ये नेपाल के भीतर कई सालों से पल रही साजिशों की अमरबेल है, या फिर चीन की चालाकी पर पर्देदारी। दरअसल हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगे पिलर गायब हो रहे हैं। ये पिलर ही दोनों देशों की पहचान हुआ करते हैं और नो मैंस लैंड का सबूत भी। लेकिन पिलर गायब होने के बाद लोगों की बढ़ती बसावट से ऐसा लगता है कि एक बार फिर नेपाल अपने नक्शे में बदलाव की मंशा रखता है। गायब होने वाले पिलर श्रावस्ती जिले के जमनहा बॉर्डर के हैं। इनमें पिलर संख्या 645, 644/2, 644/1, 644, 643/2, 643/1 और जमनहा का 643 गायब है। पिलर संख्या 645/1, 637/17, 637/11, 636/17 और 633/6 टूट चुके हैं। इसके अलावा मुख्य पिलर 629, सब पिलर 128/1, मुख्य पिलर 628, 627, 626, 625/1, 625, 624, 623/1, 623, 622, 621 के साथ ही 620, 619, 618/2, 618, 917 और 615 पूरी तरह से टूट चुके हैं। सिर्फ श्रावस्ती में लगे अगर इन पिलर्स का हिसाब करें तो ठीक पिलर्स की संख्या 13 है, टूटे हुए पिलर्स की संख्या 14 और 30 पिलर गायब हैं। ये मुख्य पिलर हैं। मुख्य सब पिलर की अगर बात करें तो 129 पिलर ठीक हैं, जबकि टूटे हुए पिलर्स की संख्या 10 और गायब हो चुके पिलर्स 4 हैं। इस तरह कुल 142 पिलर ठीक हैं और टूटे हुए पिलर्स की संख्या 24 है, जबकि 34 पिलर गायब हो चुके हैं। पिलर्स के गायब होने की जानकारी लगातार गृह मंत्रालय को सुरक्षा एजेंसियां और जिला प्रशासन दे रहा है। बावजूद इसके इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो माना जा सकता है कि नेपाल के साथ बेहतर रिश्तों की सोच इसके पीछे रही होगी। लेकिन अब जब साफ है कि नेपाल की हिमाकत चीन और पाकिस्तान की तर्ज पर चल रही है, तो ऐसे में इसे गंभीरता से लेना होगा। भारत नेपाल के बीच नो मैंस लैंड की स्थिति भी साफ नहीं है। पिलर गायब होने से हालात गंभीर हो गए हैं और नो मैंस लैंड का वजूद भी खतरे में है। उधर दूसरी तरफ नेपाल भारत को लेकर अपनी नीतियों में भी बदलाव करने लगा है। नागरिकता के नियमों को सख्त बनाने में जुट गया है। इस कड़ी में उसने जो बड़ा फैसला किया है, उसके मुताबिक अब नेपाल में शादी करने वाली हिंदुस्तान की बेटियों को 7 साल बाद ही नागरिकता हासिल हो सकेगी। हालांकि इसे लेकर नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है।
ये ऐसा है कि अभी तक जो सदियों से चला आया है, जो नेपाल के निर्माण के साथ चला है, जो हम लोगों के पूर्वज अग्रज के समय में चला है, वो अभी तक चल रहा था। नेपाल के लोग भारत में, भारत के लोग नेपाल में जो शादियां करते हैं, जो रोटी बेटी के संबंध हैं, ये जो पहले से कायम हैं और रहेंगे। इसी में जो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं और आंदोलन करेंगे इस चीज़ के लिए। और आंदोलन होगा और किसी भी कीमत पर इसे न पेश होने देंगे और न पास होने देंगे। इसमें हमारी जो जनता है यहाँ की वो निश्चित रहेगी। नेपाल की इस हरकत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उसके अपने देश के भीतर। नेपाल कांग्रेस तो मानती है कि ये सब चीन के उकसावे पर किया जा रहा है। इसके सबूत में वो बताते हैं कि कैसे चीन और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों में समझौता हुआ है और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चीन उन्हें कठपुतली बना चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और आपके चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का इन लोगों का एमओयू हो चुका है। एमओयू हुए आपका करीब 2 साल होता जा रहा है। एमओयू होने का मतलब क्या कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के लोग आकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे, यहाँ के लोग जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो ये उन लोगों का एक संबंध बनाने का जो तरीका है। आपको लगता है कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में ज़्यादा है, यहाँ के प्रधानमंत्री ज़्यादा उसके प्रभाव में है और यही वजह है कि जो सदियों पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको दांव पर लगा दिया गया है? हाँ, कोई ऐसी शक्ति है जो नेपाल की सरकार को इस वक्त एकदम से अपने ग्रिप में ली हुई है, खासतौर से हमारे केपी शर्मा ओली जी की सरकार को पूरी ग्रिप में ली हुई है। सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि कारोबारी लिहाज से भी नेपाल पर चीन का दबाव बढ़ चुका है, जिसकी तस्दीक सांसद अभिषेक करते हैं। भारत से तो हमारा एक अलग ही किस्म का संबंध है, एक कल्चरल रिलेशनशिप है और एक कल्चर को अडॉप्ट करने में कम से कम नहीं तो 400-500 साल लगते हैं। हमारा कल्चर, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, गंगा मैया को पूजन करने का कल्चर है, बनारस में जाकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कल्चर है नेपाल का। और हिंदुस्तानी लोग पशुपतिनाथ आते हैं दर्शन करने, वो लोग जाते हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने। तो ये हमारा जो कल्चरल रिलेशनशिप है ये बहुत पौराणिक है और हमारा जो कल्चरल जो डिस्पैरिटी है चाइना से, जो हमारा कल्चरल रिलेशनशिप नहीं अभी तक डेवलप हो पाया है, उसकी वजह से हमारे वहाँ पे संवाद में समस्या आ रही है। उनके कल्चर समझने में हमको भी समय लगेगा या उनको हमारा कल्चर समझने में समय लगेगा। इसलिए जो एक एज है, अपर एज है, जो हिंदुस्तान के साथ हमारा एक जो संबंध है वो एक प्रगाढ़ किस्म का संबंध है, एक ही भिन्न किस्म का संबंध है। हालांकि नेपाल चीन के जाल में फंस चुका है, इसका सबूत भी सामने आया है। सड़क बनाने के बहाने चीन ने नेपाल की 33 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की माने तो देश के कुल 10 जगहों पर चीन का कब्जा है। इसके लिए उसने नदियों की धारा तक बदल डाली है। हालांकि भारत के खिलाफ विरोध जताने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार इस पर चुप है, जबकि विपक्ष खौफ में। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। नेपाल रास्ते पर आएगा या नहीं, इसे रहस्य ही माना जा रहा है, लेकिन प्रयागराज में एक रहस्य इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल यहां पर संगम पर गंगा यमुना के अलावा तीसरी धारा देखे जाने का दावा किया गया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सरस्वती है। क्या है पूरा माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी को संगम कहने की वजह सभी को मालूम है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य भर नहीं बल्कि जीता जागता सबूत है, जिसे प्रयागराज जाने वाले अपनी खुली आंखों से देखते और महसूस करते हैं। हालांकि सरस्वती को लेकर सवाल जरूर हैं और किंवदंतियां भी, क्योंकि वो दिखती नहीं है ना।
असल में सरस्वती को लुप्त नदी माना गया है। कहा जाता है कि संगम नगरी में जिस सरस्वती नदी का संगम बताया जाता है, दरअसल वो पाताल में बहती है। अब तक लोगों ने यही जाना और सुना है। हालांकि सरस्वती की कहानी प्रयागराज में रहने वाले साधु संत सबूतों के साथ सुनाते हैं, लेकिन किसी ने देखा है इसका दावा नहीं किया गया है, क्योंकि सरस्वती के गुम होने की कहानी भी सालों पुरानी है। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर वाले की सत्ता से बड़ा कुछ भी नहीं। चमत्कारों पर सिर्फ उसी का वश है और उसकी इजाजत से ही दुनिया में चमत्कार इंसानों के जरिए भी होते हैं। लेकिन जिस चमत्कार की बात हम करने जा रहे हैं वो खालिस कुदरती है। इसे देखने के लिए सिर्फ नजरिए, समझ और विश्वास की जरूरत पड़ सकती है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। संगम नगरी में रविवार को यह तस्वीर सामने आई है, जिसमें गंगा और यमुना के मिलन बिंदु पर एक तीसरी धारा दिखाई दी है, जो पूरी तरह से सफेद है। बिल्कुल दूधिया रंग की इस धारा को अपने कैमरे में कैप्चर किया है एक नाविक ने। छगन नाम के शख्स ने न केवल इसे कैमरे में कैद किया, बल्कि वायरल भी कर दिया। इसके बाद इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शहर में फैल चुकी हैं। कुछ लोग इसके सरस्वती होने का दावा कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ग्रहण का चमत्कार बता रहे हैं। हाँ भाई साहब, हम यहाँ जब आए हैं, यहाँ पे त्रिवेणी में जैसे ही आए हमारी नज़र त्रिवेणी की तरफ गई, तभी हमने देखा 3 धारा, गंगा यमुना सरस्वती, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। हमने फ़ोटो भी खींचा है इस बार, और फ़ोटो खींचकर हम अपने पास सिक्योर किए थे। आप आएँ, आपके माध्यम से हम चाहते हैं मीडिया भाई भी चलाएं इसको। हालांकि यहाँ के धर्माचार्य इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आनंदगिरी महाराज के मुताबिक बिना शोध के इसे सरस्वती नहीं कहा जा सकता। हालांकि सच ये है कि सरस्वती कभी यहाँ हुआ करती थीं। कि ये त्रिवेणी संगम है, माँ भगवती गंगा यमुना का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ 24 घंटों देखा जा सकता है। माँ सरस्वती 2 रूप में यहाँ विद्यमान है। एक ज्ञान वाहिनी है, जिस पे आए दिन संत महात्माओं के द्वारा शास्त्रार्थ होते हैं। उन शास्त्रार्थों के रूप से ज्ञान लेके जो संसार में व्यक्ति जाता है वो सरस्वती को लेके जाता है। उसके साथ साथ में सरस्वती नदी प्रत्यक्ष रूप में भी है। हिमालय में बद्रीनाथ के ऊपर इस व्यास गुफा के पास, माना गांव पड़ता है, व्यास गुफा के पास भगवान वेदव्यास जी ने सरस्वती को श्रापित किया था, जिससे सरस्वती वहाँ विलुप्त हुई। उसके बाद वही सरस्वती पुनः वेदव्यास जी के ही उस भाव से 3 जगहों पर प्रकट हुई, जिसमें प्रयागराज है, पुष्कर है और वह दिव्य स्थान स्वयं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर माँ सरस्वती कभी कभी अपनी धारा के दर्शन देती है। 20 वर्षों के बाद हमने सूर्यग्रहण से ठीक पहले इस धारा को देखा, जो अपने आप में अलौकिक था। संगम का फर्क समझना मुश्किल नहीं है। यहाँ नदियों के मिलन बिंदु पर पानी का रंग नदियों की ही पहचान करा देता है। यमुना का पानी जहाँ नीला दिखता है, तो वहीं गंगा का पानी थोड़ा मटमैला। और यही पहचान है संगम की। ऐसे में तीसरी धारा का ये सवाल अनसुलझा रहेगा या इसका रहस्य सुलझेगा, इसे देखना होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। डाबर हनी की